जिद और जुनून की खातिर कुछ पाना है, कुछ खोना होगा। पारस के भरोसे मत रहना, तू सोना है, सोना होगा। तू घायल है, तू मरा नहीं, उठ वार कर या लगार कर। जिंदगी अगर चक्रव्यूह है तो अभिमन्यु होना होगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी कामयाबी की शुरुआत हमारे जिस्म से नहीं, हमारे मन से शुरू होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि सफल होने के लिए ईमानदारी, मेहनत और समर्पण से पहले हमारा मन मिजाज से मजबूत होना ज्यादा जरूरी है। तभी आप सफलता के पथ पर चल पाएंगे। और चलते चलाते एंटरटेनमेंट के लिए मैं तो हूं ही, यानी यशराज विक्रम। चलिए शुरू करते हैं। गजब किया, गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया। गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया। गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया। तुझे तो वादाए दीदार हमसे करना था। तुझे तो वादाए दीदार हमसे करना था। तुझे तो वादा दीदार हमसे करना था। आज की बात में हम बात करेंगे गोवा मुक्ति दिवस के बारे में। गोवा, दमन और दीव मुक्ति दिवस भारत में हर साल 19 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिवस गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने वाले भारतीय सशस्त्र बलों की स्मृति में मनाया जाता है। साथ ही इस दिन भारत यूरोपीय शासन से पूरी तरह मुक्त हुआ था। 15 अगस्त 1947 को जैसे ही भारत को स्वतंत्रता मिली, भारत ने पुर्तगालियों से अपने क्षेत्रों को सौंपने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। गोवा मुक्ति आंदोलन छोटे पैमाने पर शुरू हुआ, लेकिन वर्ष 1940 से 60 के बीच अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। राजनीतिक प्रयासों की विफलता के बाद भारत ने ऑपरेशन विजय चलाकर 19 दिसंबर को गोवा को भारतीय मुख्य भूमि के साथ मिला दिया। ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। ये क्या किया कि जहां को उम्मीदवार किया। तमाम रात क़यामत का इंतजार किया। गजब किया, तेरे वादे का एतबार किया।
भुला भुला के जताया है उनको राज निहां। भुला भुला के जताया उनको राज निहां। भुला भुला के जताया उनको राज निहां। छुपा छुपा के मोहब्बत को आश्कार किया। छुपा छुपा के मोहब्बत को आश्कार किया। तमाम रात कयामत का इंतजार किया। गज़ब किया तेरे वादे का एतबार किया। अब आइए आपको सुनाते हैं एक वार्ता। वार्ता का विषय है पेट्रोलियम विकल्प की खोज। वार्ताकार हैं प्रिया श्रीवास्तव। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान तत्व हाइड्रोजन भी हमारी कारों में और ट्रकों के लिए एक अच्छा ईंधन सिद्ध हो सकता है। इस वृद्धि ने जहां एक ओर ऊर्जा संकट जैसी गंभीर समस्या को जन्म दिया है, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण प्रदूषण की विभीषिकाओं में भी अवृद्धि की है। परंपरागत तरीकों से प्राप्त होने वाले पेट्रोलियम का भंडार धीरे धीरे समाप्त होने की ओर बढ़ रहा है। इस संकट के निवारण के लिए वैज्ञानिकों ने गैर परंपरागत स्रोतों की ओर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है, जो कि हमारे पर्यावरण को भी शुद्ध रख सके। इसी सोच का परिणाम जैव ईंधन के रूप में हमारे सामने है, जिसे मात्र पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। जैव ईंधन में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन पेट्रोलियम की अपेक्षा 50% से कम हो सकता है। कार्बनिक पदार्थों में कमी तथा सल्फर से रहित होने के कारण ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी अहम भूमिका निभा सकते हैं। जैव ईंधन प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों रूप में प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित होता है। प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित होने के कारण ये प्रदूषण रहित और वातावरण के अनुकूल होते हैं। जैव ईंधन मुख्यतः दो रूप में प्राप्त किए जा सकते हैं, एथेनॉल और बायोडीजल। विश्व में एथेनॉल का जैव ईंधन के रूप में प्रयोग सन 1924 में ही प्रारंभ हो गया था। इसका उत्पादन मक्के तथा गन्ने की फसलों पर आधारित होता था। भारत में यह शीरा चीनी के आवासन द्वारा प्राप्त होता है। यह शीरा चीनी उद्योग में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एथेनॉल को जब गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है तो यह गैसोलीन के दहन को बढ़ा देता है, जिससे ईंधन की दक्षता बढ़ जाती है। एथेनॉल का प्रयोग पेट्रोल व डीजल के साथ ऑक्सीजनेट के रूप में किया जाता है। एथेनॉल से पहले पेट्रोल में टेट्राएथिल लेड तथा मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर का प्रयोग किया जाता है। टेट्राएथिल लेड के प्रयोग से उत्सर्जित लेड यौगिकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण दोनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ऑक्सीजनेट के रूप में टेट्राएथिल लेड के स्थान पर मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर के प्रयोग किए जा सकते हैं, परंतु यह जल में घुलनशील होता है। पेट्रोल और डीजल के रिसाव के समय यह भूमि में अंदर तक पहुंच जाता है तथा भूमिगत जल को प्रदूषित कर देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस जल को पीने से कैंसर होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर में 18% तक होती है, अतः अच्छा ऑक्सीजनेट होने के कारण यह कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिक मात्रा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है। एक सर्वेक्षण के अनुसार पेट्रोल और डीजल में 15% एथेनॉल मिलाने पर कणिक पदार्थों के उत्सर्जन में एक
43% की कमी होती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन में 26% की कमी होती है। कणिक पदार्थों के उत्सर्जन में होने वाली कमी के कारण बढ़ते हुए कोहरे को भी कम किया जा सकता है। देश में 15% एथेनॉल का उत्पादन चीनी उद्योग में सह उत्पाद के रूप में प्राप्त शीरे से होता है। इसके पश्चात भी इतना शीरा बचता है कि उससे 50 करोड़ लीटर एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है, जो कि संपूर्ण देश में होने वाली पेट्रोलियम की रूपत के 5% के लगभग बराबर होता है। जैव ईंधन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बहुत से विकसित देशों में 5 से 10% तक का एथेनॉल मिलाना अनिवार्य कर दिया गया है। एथेनॉल के पश्चात दूसरा जैव ईंधन है बायोडीजल। बायोडीजल मुख्यतः वनस्पति पर आधारित होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। यह कार्बोहाइड्रेट ही जैव ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इसके उचित विदोहन द्वारा ही बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। चावल, आलू, सोयाबीन, सूरजमुखी, तेल युक्त बीजों तथा मुख्यतः जट्रोफा द्वारा बायोडीजल प्राप्त किया जा रहा है। इसको नियमित रूप से प्रयोग किए जाने वाले डीजल के साथ 5% तक इंजन की डिजाइन में बिना परिवर्तन किए प्रयोग किया जा सकता है। बायोडीजल इंजन की दक्षता तथा प्रज्वलनशीलता को बढ़ा देता है। वर्तमान समय में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा भाग पेट्रोल व डीजल से चलने वाली साधनों से उत्पन्न गैसों जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण दमा, श्वास संबंधी रोग बढ़ते जा रहे हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा अनुमान है कि जैव ईंधनों के प्रयोग से इस वायु प्रदूषण की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। कृषि प्रधान देश होने के कारण इस देश में जैव ईंधन की संभावना को सरलता से स्वीकार किया जा सकता है। भारत का इसी दिशा में सार्थक कदम है। जेट्रोफा नामक पौधे से बायोडीजल का उत्पादन है। यह परियोजना भारत की वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से 5 वर्ष के लिए लागू की गई है। इस पौधे की खेती के बरगद अवशेष के रूप में एक जैव उर्वर बचता है, जो कि बंजर भूमि को भी उपजाऊ बना देता है। अतः जेट्रोफा की खेती द्वारा बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर बहुत से गरीब कृषकों को रोजगार दिया जा सकता है। भारतीय वैज्ञानिकों के अनुसार जेट्रोफा एक ऐसा पौधा है जो पानी की कमी में भी उग सकता है। इसका उत्पादक जीवन लगभग 40 वर्ष तक होता है, लेकिन यह परिपक्व होने से 2 से 3 वर्ष तक का ही समय लगता है। इसका उत्पादन 3000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर किया जा सकता है। इस प्रतिक्रिया में बायोडीजल के उत्पादन के पश्चात कुछ सह उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। बायोडीजल मुख्य रूप से 2 कारणों पर निर्भर करता है। तेल के निष्कर्षण के लिए बीजों में मूल्य तथा कच्चे तेल के उत्पादन का मूल्य इसके उत्पादन की लागत 3 से 4 रुपए प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होती है। बायोडीजल की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारतीय रेलवे तथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और भी ऐसी कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में आने का प्रयास किया है। भारतीय रेलवे ने भी हाल में ही जेट्रोफा के उत्पादन के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ 500 हेक्टेयर की घोषणा पत्र जारी किया है। भारत का पहला अधिक मात्रा में बायोडीजल उत्पादित हाइड्रोजन को भी पेट्रोल या डीजल की तरह ही खरीदकर अपने वाहनों में भर सकेंगे। यद्यपि प्रकृति में हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परंतु यह स्वतंत्र रूप में न होकर अन्य तत्वों के साथ संयोग कर यौगिक अवस्था में पाई जाती है। वाहनों में प्रयोग करने से पूर्व इसका मुक्त अवस्था में होना नितांत आवश्यक है। भविष्य में इससे हाइड्रोजन ऊर्जा को पेट्रोलियम के एक विकल्प के रूप में तो देखा जा सकता है, परंतु अत्यंत महंगी होने के कारण इसका प्रचलन कठिन है। जैव ईंधन के अतिरिक्त संपीड़ित प्राकृतिक गैस को भी पेट्रोलियम पदार्थ के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में भी सीएनजी के
चलने वाहनों से लागू कर दिए गए हैं, किंतु सीएनजी के लिए देश में न तो पर्याप्त विकसित वितरण प्रणाली है और न ही पर्याप्त पाइपलाइनें। इसके प्रयोग से लोगों को बड़ी ही असुविधा सामना करना पड़ता है। अनुमान है कि 3 करोड़ हेक्टेयर भूमि से उत्पादित बायोडीजल की मात्रा पूरे देश के लिए आवश्यक पेट्रोलियम व डीजल की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी तथा बेकार भूमि के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा, जबकि देश में प्रति वर्ष ईंधन व्यय लगभग 60,400 करोड़ रुपए का है। जैव ईंधन के रूप में एथेनॉल तथा बायोडीजल के बढ़ते हुए प्रचलन को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यह सन 2020 तक परिवहन ईंधन के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करेगा। कदम बढ़ाते हैं इतिहास की ओर। 1927 में आज ही के दिन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह को अंग्रेजों ने फांसी दी। 1961 में गोवा को पुर्तगाल की गुलामी से आजादी मिली। चलिए अब आपको रोजगार सूचना भी दे देते हैं। हरियाणा पब्लिक कमीशन सर्विस ने पीजीटी के 4,476 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन 27 नवंबर से शुरू हैं। इसकी अंतिम तारीख 25 दिसंबर है। बाकी की जानकारी आप www.hpsc.gov.in से ले सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एक योजना की, ग्रामीण आवास योजना में उचित हिस्सेदारी। ऐसे ग्रामीण वासी जिनके पास खुद का मकान नहीं है, उनके लिए ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ की गई है। ये 2015 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण वासियों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी, जो समतुल्य भूमि के लिए 1,20,000 है और पहाड़ी इलाकों के लिए 1,30,000। अब दीजिए इजाजत अपने इस दोस्त यशराज विक्रम को। नमस्कार। हमें से महवे नजारा न थे, जो होश नहीं, हमें से महवे नजारा न थे, जो होश नहीं, हमें से महवे नजारा न थे, जो होश नहीं, मगर तुम्हारी तगाफुल ने होशियार किया, मगर तुम्हारी तगाफुल होशियार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, गज़ब किया, तेरे वादे का एतबार किया, गज़ब किया, तेरे वादे का एतबार किया, तमाम रात क़यामत का इंतजार किया, गज़ब किया, तेरे वादे का एतबार किया, एतबार किया, एतबार